स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आज हम बीएससी पेपर सी का सिंगल लूप आरएलसी सीरीज सर्किट पढ़ने जा रहे हैं, या इसको हम सिंपल वर्ड में एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। जैसे कि प्रीवियस टॉपिक में हम वोल्टेज थ्रू रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर पढ़ चुके हैं। इस तरीके से यहाँ पे अभी हमने इन तीनों सर्किट को कंबाइन करना है और यहाँ पे हमने वोल्टेज की बात करनी है। सिंपल सा आपको एक सर्किट नज़र आ रहा है जहाँ पे हमने अल्टरनेटिंग सोर्स दिया हुआ है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि हमने रेजिस्टर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है और हमारे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है और अल्टरनेटिंग सोर्स हम इसको सप्लाई कर रहे हैं। तो इन ही तीनों रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इन तीनों का सम के बराबर आ जाएगा। तो वी किसके बराबर हो जाएगा? वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी आपके पास आ जाएगा। अब आपको पता है वी बराबर था वी मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा टी, और इस तरीके से वी आर, वी एल और वी सी की भी आपने वैल्यूज़ ले लेनी है जो कि आपको नीचे गिवन है। वी आर की वैल्यू थी आई एम आर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, वी एल की वैल्यू थी आई एम एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई टू, जो कि फेज़ इस पर चेंज हो रहा था। ठीक है, वोल्टेज लीड की और करंट लीड की हम बात कर रहे थे। वी सी हमारे पास कैपेसिटर के क्रॉस आ जाएगा आई मैक्सिमम एक्स सी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस पाई बाई टू, ये कैपेसिटर के क्रॉस आएगा। ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई मैक्सिमम आर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई टू प्लस एक्स सी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस पाई बाई टू। लेट्स से दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। अगर आपके पास होता है साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई टू, तो ये कॉज ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव के इक्वलेंट होता है, और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस पाई बाई टू जो होता है ये माइनस कॉज इंटू ओमेगा टी माइनस फाइव के इक्वलेंट होता है। सो इक्वेशन 2 में पुट करें आपके पास, तो आपका रिज़ल्ट जो होगा, अगर हम यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर आपका नेक्स्ट पेज जो है 315 के ऊपर अगर देखा जाए, तो यहाँ से आपके पास क्या है, इन सब के वैल्यूज़ आपने पुट कर ली। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि चाहे रेजिस्टेंस के क्रॉस हो या वोल्टेज, या इंडक्टर के क्रॉस हो या कैपेसिटर के क्रॉस हो, यहाँ पे आपके पास आई मैक्स जो है वो सब में कॉमन आ रहा है। इसको कॉमन कर लो, बाकी इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक टर्म नज़र आ रही होगी जो कि हमने सिंप्लीफाई की है। ठीक है, कॉज ऑफ फाई साइन फाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो कॉस की वैल्यू हम ज़रा सिंपली, आपके पास एक ट्रायंगल है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में वोल्टेज की बात की थी थ्रू रेजिस्टेंस के, कैपेसिटर्स के क्रॉस या रेजिस्टेंस के क्रॉस बात की, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस स्ट्रेट लाइन था। आपको मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस के क्रॉस वी और आई की वैल्यू क्या होती है, वो सेम होती है। तो आर को आपने एक्स एक्सिस पे ले लिया। फिर हमारे पास वर्टिकल एक्सिस जो आपके पास नज़र आ रहा है, वर्टिकल एक्सिस क्या है, ये यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो क्योंकि 91 फेज़ के ऊपर था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे किसी भी इंडक्टर के क्रॉस बात करेंगे, किसी भी कैपेसिटर के क्रॉस बात करेंगे, तो वहाँ पे जो चेंज आ रहा था वो आपके पास कितना था, पाई बाई टू या 90 का चेंज आ रहा था, जिसको हमने 1 फेज़ का नाम दे दिया। तो ये जो वर्टिकल लाइन आपके पास आ रही है, ये इन दोनों आपके पास जो है, चाहे रेजिस्टेंस के क्रॉस हो, रिएक्टेंस हो, या आपके पास इंडक्टेंस हो, ये इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। सिंपली आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास इसको वर्टिकल कंपोनेंट भी आ जाएगा। आपको पता है कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर होता है, उसके बाद प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास नहीं है, सिंपली आप हाइपोटेन्यूज के निकाल सकते हैं। इन दोनों को सम करके आर का स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा। ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास आएगी। नो, अब आपने कॉस की वैल्यू निकालनी, कॉस ऑफ फाई किसके बराबर होता है, आपको पता है, बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे आर है, आर डिवाइड बाय आर का स्क्वायर प्लस इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी होल का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस तरीके से आपने वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल लेना है। वर्टिकल परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर आपके पास है एक्स एल माइनस एक्स सी, और हाइपोटेन्यूज आपके पास है आर स्क्वायर प्लस इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी होल का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा। क्लियर? अब आपने ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर ली। अब यही साइन के वैल्यू और कॉस के वैल्यू यहाँ से उठा के आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आगे सिंपल इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, जो कि आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो। अगर हम इसको आप लेकिन देख लेना है, सिंपल सी इसकी सिंप्लीफिकेशन की हुई है,
कोई मुश्किल नहीं इसमें। अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह होगा तो आप मुझसे कंसर्न कर लीजिएगा, ठीक है। मैं जा रहा हूँ आपके पास अगले पेज के ऊपर जो इसका बिल्कुल फाइनल रिजल्ट आ रहा है। तो फाइनल रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे, जो यहाँ पर लिखा हो वी मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू आई मैक्स आर का स्क्वायर प्लस इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर और होल का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाय आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स ई का स्क्वायर और स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा। साइन के साथ साइन ओमेगा टी के साथ साइन ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, वी एम आपके पास आ जाएगा। क्लियर। अब आपको ये सिंपल सी डायग्राम आपको नज़र आ रही है। अब यहाँ पे अगर आप देख लो तो रेजिस्टेंस का जो एरो का निशान है बिल्कुल स्ट्रेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई फेस चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। अगर हम एसी अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे अक्रॉस रेजिस्टेंस, वो स्ट्रेट होता है, मैंने शुरू में बताया था। एक्सएल का जो होता है इंडक्टर के क्रॉस जो होता है वो वहाँ पे लीड करता है वोल्टेज, और करंट क्या करता है, वो लैग बिहाइंड होता है। कैपेसिटर की अगर बात करेंगे तो कैपेसिटर में हमारे पास करंट लीड करता है। तो ये क्या हो जाएगा, इन तीनों की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एल और एक्स सी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस के साथ एक्स सी एक्स एल अल्टरनेटिंग की बात करेंगे तो डेफिनेटली क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास फेस चेंज है। क्लियर। तो यहाँ से आपने आई मैक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, वो है वी एम डिवाइड बाय स्क्वायर रूट आर का स्क्वायर प्लस इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी फाइंड आउट इम्पीडेंस, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इम्पीडेंस, या अब इम्पीडेंस को सिंपली ये भी कह सकते हैं कि इन तीनों रेजिस्टेंस कैपेसिटर इंडक्टर के क्रॉस आपके पास कितनी रेजिस्टेंस को ये ऑफर करेगा, ठीक है। तो ओहम लॉ लगाएंगे, आई इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर, आई मैक्स इक्वल टू वी ओवर आपके पास टोटल इसकी क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी, इम्पीडेंस आ जाएगी। जेड किसके बराबर था, ऑलरेडी आप लोग कैलकुलेट कर चुके थे प्रीवियस में। अगर प्रीवियस टॉपिक में अगर देखा जाए या प्रीवियस पेज पे अगर देखा जाए तो आपके पास क्या है, जेड की वैल्यू क्या थी, इम्पीडेंस, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली थी, ठीक है। आपको नज़र भी आ रहा होगा यहाँ पर कि जेड की वैल्यू क्या है, वो आर स्क्र प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्र और यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। ये इम्पीडेंस आ जाएगा आपके पास। क्लियर। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली आपने यहाँ पर वी एम डिवाइड बाय जेड इम्पीडेंस की वैल्यू आपने पुट कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट इम्पीडेंस आ जाएगी सर्किट का, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वो इंडक्टर हो, इन सब के क्रॉस आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। और एक रिलेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे कि एक्स एल इंडक्टर के क्रॉस जो इंडक्टेंस होती है हमारे पास, इंडक्टर के अक्रॉस जो इम्पीडेंस को ऑफर करेगा वो हमारे पास ओमेगा एल के बराबर होता है, और कैपेसिटर के क्रॉस जो होता है 1/ओमेगा सी। ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो प्रीवियस टॉपिक में ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके थे कि एक्स एल जो है वो इक्वल टू ओमेगा एल के बराबर होता है और एक्स सी जो होता है वो 1/ओमेगा सी के बराबर होता है। तो अब आपने क्या कर लेना है, अगर आपको ये पॉइंट डाउट है, आपको कोई मसला आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इस सेकेंड ईयर में भी हम पढ़ चुके हैं और इसी पेपर सी में भी हम बारहा ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपने एक्सेल और एक्सेल की वैल्यू यहाँ से उठा के आपने इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लेनी है। देन आपके पास आई मैक्स किसके बराबर हो जाएगा, वी एम डिवाइड बाय आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी होल का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। लेट्स सी इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी या रेजोनेटिक पॉइंट। हमारे पास वो पॉइंट होता है जैसे आप सिंपली रेजोनेंस पढ़ते हो कि हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपने सुना होगा कि ये ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी किसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे हम सिंपली बात करेंगे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा आपके पास और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगा, ठीक है, एक्स एल और एक्स सी अगर आपस में बराबर हो जाएंगे तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ये इसका रेजोनेटिक पॉइंट है, और उस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देंगे और रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख लें कि भाई एक्स एल अगर एक्स सी के बराबर हो जाएगा तो आपके पास क्या कहलाएगा, ये पॉइंट आपके पास कहलाता है रेजोनेटिक पॉइंट, और इस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देंगे रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी का। क्लियर। अच्छा, अब सिंपली आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेनी है। एक्स एल की वैल्यू थी ओमेगा आर, जो स्मॉल आपको नजर आ रहा है ना, ये स्टैंड फॉर रेजोनेटिक एल, और इक्वल टू 1/ओमेगा आर स्मॉल जो है, और सी आर किसको स्टैंड करता है, आर स्टैंड फॉर रेजोनेटिक पॉइंट, ठीक है। ओमेगा को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा आर का स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, ठीक है। और ओमेगा आर किसके बराबर है, 1/LC आ जाएगा। ये रिजल्ट भी हम यूज़ करेंगे, ओमेगा आर 1/LC स्क्वायर रूट के बराबर होता है।
और अगर आप इसके अलावा रोजिनोटिक फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, इसकी एंगुलर, ठीक है, तो आपको पता है ओमेगा किसके बराबर होता है, 2πf के बराबर होता है। सिंपली यू कैन से दैट थीटा 2π के बराबर होता है वहाँ से, और थीटा जो होता है वहाँ पे पूरे सर्कल की अगर बात करें तो यहाँ से हमारे पास क्या जिसकी डेरिवेशन आ जाती है थीटे से, ठीक है। तो हमारे पास का ओमेगा आर जो होता है वो 2πf के बराबर होता है। फ्रिक्वेंसी किसके बराबर हो जाएगी, सिंपली आपको नज़र आ रहा है कि एफ आर इक्वल टू 1/2π स्क्वायर रूट एल सी, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट आपने बारहा देखा होगा, बहुत जगहों पे यूज़ होता है, जैसे कि सिंपल पेंडुलम है, मैथमेटिक्स सिस्टम में भी हम इसको यूज़ करते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये यहाँ से आपके पास क्या आता है, रिजल्ट आ जाता है। अब ओमेगा आर 2πf आर के बराबर कैसे होता है, ये भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके थे। थीटा किसके बराबर होता है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है, ठीक है, पढ़ा है ना। उसके बाद और थीटा जो होता है वो 2π के बराबर होता है। तो वहाँ से हमने क्या करना है, इसकी सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। वहाँ से हमारे पास ओमेगा आर 2πf आर के बराबर आ जाता है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इसका प्रूफ सेंड कर दूँगा, ठीक है। चूँकि ऑलरेडी पढ़ चुके इस वजह से मैं ज़रूरी नहीं समझ रहा, इसका प्रूफ यहाँ पर 12 हम पढ़ चुके इसको, तो इसलिए यहाँ पर हम सिंपली इसको डिस्कस करें। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ आर इक्वल टू 1/2π स्क्वायर एल सी आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हमने इसके ग्राफिकली इसको एनालाइज करना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे कि हम फेजर मेथड पढ़ते आ रहे हैं, तो वी किसके बराबर हो जाएगा, वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी के बराबर हो जाएगा। वही सर्किट हम ले रहे हैं, और हम अब अगर यहाँ पर ये सारा सीरीज़ में कनेक्टेड है, अगर इसको देखा जाए आर एल और सी सीरीज में कनेक्टेड, यहाँ पे करंट क्या होगा, वो सेम रहेगा, वोल्टेज क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, ठीक है। तो आई किसके बराबर है, आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस एल, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हम ज़रा मज़ीद इसको देखते हैं कि हमारे पास इसका फेजर मेथड देखते हैं, जहाँ पे आपको फिगर से आपको मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। जो ये टर्म यूज़ हुई पड़ी है ना, यहाँ पे ओ क्यू इक्वल टू आई मैक्स का, तो ये आगे फिगर है, उससे ये इन्होंने डिराइव की हुई है कि ओ क्यू आई मैक्स के बराबर कैसे होता है, उसको ज़रा हम देखते हैं, ठीक है। इसका हमने फेजर मेथड पढ़ना है अभी। तो यहाँ पर ज़रा आपको नज़र आ रहा है, गौर से आप देख सकते हो, आपको एक सिंपल सी फिगर नज़र आ रही है। ओपी को अगर आप गौर से देख लो तो ये आपको जो लाइन बता रहा है, जो मैंने आपको अभी पिछली फिगर एक्सप्लेन की है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का बता रहा है, ठीक है। और ओ एस किसका बता रहा है, ये इंडक्टर का बता रहा है, और ओ टी कैपेसिटर का बता रहा है, ठीक है। अब ओ पी को अगर देखा जाए एंगल फाइव बना रहा है, इसको हमने आगे क्या कर लिया। अब इसमें दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, एक आपके पास एन क्यू की लाइन डॉटेड नज़र आ रही है, एक आपके पास एम पी। तो ओ जैसे कि हम पिछले उसमें पढ़ चुके थे कि हमेशा वोल्टेज ज़्यादा होता है, तो ये एम पी आपको नज़र आ रहा होगा, ये वोल्टेज के लिए होगा, और ये आपके पास एन क्यू जो नज़र आ रहा है ये आपके पास करंट का होगा। इसी तरीके से इंडक्टर का भी आप लोगों ने डिराइव कर लेना, और इस तरीके से आपने कैपेसिटर का भी डिराइव कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि ओ पी किसके बराबर है, वो वी मैक्स का है, और आर जो है ये रेजिस्टेंस की हम बात करें, क्योंकि हम तीनों को कंबाइन करके पढ़ रहे थे। फिर ओ क्यू का मैंने आपको बता दिया कि ओ क्यू आपके पास क्या है, ये करंट का बता रहा हूँ, ठीक है, आई मैक्स के बता रहे हैं। और ओ पी को अगर देखा जाए वो वोल्टेज है, और ओ क्यू क्या बता रहा है, ये आपको करंट बता रहा है। इस तरीके से इंडक्टर का अगर देखा जाए, बिल्कुल आप क्वाड्रेंट नंबर 2 पे आ जाए, तो वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ओ क्यू जो है आपके पास क्या है। अगर हम इसको क्वाड्रेंट नंबर 2 में इसको लिखेंगे, तो आपको ओ एस नज़र आ रहा है। ओ एस आपको बता रहा है कि वोल्टेज मैक्सिमम है इंडक्टर का, ठीक है। और उसके साथ साथ ओ क्यू की अगर बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आई मैक्स का आ जाएगा, ठीक है। किसी भी जब हम इंस्टेंट की बात करेंगे, तो वो भी हमने यहाँ पर द इंस्टेंटेनियस टाइम वेरिंग वोल्टेज वी एल अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो किसी भी इंस्टेंट की अगर हम बात करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो ओ ई आपके पास आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर वी एल लिया हो, ठीक है, या ओ एस लिया वो वी एम एल, ठीक है। वी एल जो है वो किसी पॉइंट पे भी बात कर रहे हैं, जो ओ ई की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओ ई जो है ये किसी भी इंस्टेंट की बात कर रहा है, और ओ एस क्या है, वो मैक्सिमम है, ठीक है। जैसे कि हम एक्सप्लेन करते आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर ओ क्यू नज़र आ रहा है, ओ क्यू क्या था, वो आपके पास किसी भी इंस्टेंट है, ठीक है, करंट की बात कर रहा है। या ओ एन आपको नज़र आ रहा होगा, ओ एन क्या है, ये किसी भी इंस्टेंट है, और अगर ओ एम की बात करेंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने एक्सप्लेन की थी, एक हमने किसी भी इंस्टेंट की बात की थी, और हमने मैक्सिमम की बात की थी। तो ओ एन क्या है, ये किसी भी इंस्टेंट है, और ओ एम क्या है, ये मैक्सिमम की बात कर रहा है। इस तरीके से ओ क्यू क्या था, ये आपका करंट की बात बता रहा है रेजिस्टेंस के क्रॉस, और ओ पी किसके बता रहा है, ये वोल्टेज के बता रहा है। इस तरीके से ओ एस आपको क्या बता रहा है, ये आपको वोल्टेज बता रहा है इंडक्टर का। और अगर हम यहाँ पर ओ ई की बात करेंगे,
ओ ई जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो जाएगा, एक मैक्सिमम होगा, एक आपको बस इंस्टेंटेनियस होगा। अच्छा, अब हम ज़रा कैपेसिटर के क्रॉस चलते हैं। इन कैपेसिटर वोल्टेज की अगर बात करेंगे हमारे पास, तो आपको पता है कि यहाँ पे करंट जो होता है कैपेसिटर का वो लीड करता है पाई/2, और वोल्टेज क्या करता है, वो लैग बिहाइंड हो जाता है। तो बिल्कुल इसी फिगर से आपने जो आपके पास नज़र आ रहा है ओ टी जो नज़र आ रहा है, ठीक है, ओ टी आपको क्या बता रहा है, ये वी मैक्स बता रहा है कैपेसिटर का, और ओ एफ जो है ये आपको वी सी बता रहा है, ठीक है। इसमें भी दो चीज़ें आ जाती है, आपके पास एक करंट आ जाएगा और एक आपके पास क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। अब ये जो वी सी आपको नज़र आ रहा है, ये ओ एफ जो है ये आपके पास वोल्टेज बता रहा है कैपेसिटर का, किसी भी इंस्टेंट बता रहा है, ठीक है। और ओ टी क्या है, ये भी आपको बस वोल्टेज बता रहे हैं लेकिन मैक्सिमम बता रहे हैं। इससे कम जो होगा, जो इस टी पॉइंट से थोड़ा सा बिलो लाई करेगा, तो वो वहाँ पे आपके पास क्या होगा, करंट आ जाएगा आई मैक्स। और जो एफ पॉइंट से बिलो पॉइंट होगा, कोई सा भी हम ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, वो इंस्टेंटेनियस करंट हमारे पास क्या कहलाएगा, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी। अब हमने ज़रा इसका रिजल्ट ले लेना है। तो इन तीनों को आपने क्या कर लेना है, सम कर लेना है, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो द जहाँ पे जैसे लिखा हुआ आपके पास द वेक्टर सम ऑफ फेजर ओ एस, ये सारी चीज़ें दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ आप क्या करना है, यहाँ पर हमने वोल्टेज की बात करनी थी कि वोल्टेज हमारे पास इन तीनों के क्रॉस क्या आ जाएगा। तो ओ जी किसके बराबर होगा, पैथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे फिगर से, तो आपके पास क्या है, ये बिल्कुल आपके पास बॉटम पे एक फिगर दी हुई, ठीक है, ओ जी जो दिया हुआ। तो ओ जी किसके बराबर हो जाएगा, वो ओ पी का स्क्वायर प्लस पी जी का स्क्वायर, ठीक है। कैपेसिटर का हम यहाँ पर भी एक्सप्लेन करेंगे, कैपेसिटर के साथ इसको कंपैरिजन करें, ठीक है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना आता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें। आपको पता है कि ये जो बिल्कुल आपको ये लाइन नज़र आ रही है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जो थी, तो ये इसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे, बाकी फिर फर्दर उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो वी मैक्सिमम क्या आ जाएगा, वी मैक्सिमम आर का स्क्वायर प्लस वी एम एल, इसको ज़रा आप सिंप्लीफाई करेंगे। आपका आई मैक्स सब में कॉमन है, यहाँ से आप कॉमन कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई मैक्स इक्वल टू वी एम, वी मैक्सिमम का वी मैक्सिमम इक्वल टू आई मैक्सिमम आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर रूट आ जाएगा। आई मैक्स यहाँ पे दोबारा वो हम लगाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी कॉल आ रही है, एक मिनट में ज़रा, चलिए सॉरी। वी मैक्स आपके पास क्या हो जाएगा, इसको ज़रा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, वी मैक्स इक्वल टू वी मैक्स आर का स्क्वायर प्लस वी मैक्स एल माइनस, ये आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, वी मैक्स इसकी वैल्यू पुट कर लेनी, वी इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी ओवर आर। तो यहाँ पे आपने करंट का भी बता देना है, करंट हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम ज़रा इम्पोर्टेंस की तरफ चलते हैं जी। तो आपको पता है जैसे वहाँ पे हमने ली थी आर स्क्वायर प्लस इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से आपने इम्पीडेंस निकाल लेना, फेज एंगल निकालना है, तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा भी ले सकते हो, और सिंपल आप टेन फाई अगर लेना चाहेंगे तो उसी ये पिछली फिगर आपको जो नज़र आ रही, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस आ जाएगा। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या आ रहा है, पी जी आ रहा है, और बेस क्या आ रहा है, वो आपके पास ओ पी आ रहा है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, टेन फाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है, जो हमारे पास फेज एंगल आ जाएगा। उसके बाद दोबारा इसकी फेज़र मेथड से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की हम बात करेंगे। तो वही पॉइंट उसी तरीके से हमारे पास इसका रेजोनेंस भी आ जाएगा कि ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इक्वल हो जाए, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, वो हमारे पास रेजोनेटिक पॉइंट होता है, और उस फ्रिक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का नाम देते हैं। इसको अपने सिंप्लीफाई करने इसी तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट एल सी आपके पास आ जाएगी। क्लियर हो गई बात। इसमें अगर किसी को डाउट वगैरह है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।